हे गाइस, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम करने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन का जब हाइपर सिक्रीशन होता है तब क्या होता है, हाइपो सिक्रीशन होता है तब कौन कौन से केसेस बनते हैं, चाइल्ड के केस में क्या होता है, मतलब जितनी भी चीज़ें संबंधित हैं डिफॉर्मिटीज से संबंधित वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एंटीरियर पिट्यूटरी के ईच एंड एवरी हार्मोन्स को हम उसके फंक्शंस को, उसके सिक्रीशन को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम थायराइड ग्लैंड कवर करने वाले हैं, पैराथायराइड ग्लैंड कवर करने वाले हैं, पीनल ग्लैंड भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और इन सभी ग्लैंड्स की लोकेशन, उसकी हिस्टोलॉजी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो फॉलिकल से मिलकर बने होते हैं और फॉलिकल्स के अंदर भी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। उनका काम क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस क्लास के बाद जितने भी। और साथ ही साथ जो हमारा मेन फोकस होगा इस लेक्चर में वो होगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स एंड उनके एक्शन, मतलब किस टारगेट ऑर्गन पे वो काम करता है ना। और आप पढ़ चुके हो कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं वो ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये बात बताई थी कि जो मोस्टली हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, जो मोस्टली हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, वो नेचर में कैसे होते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं। कहने का अर्थ है दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। तो वो जितने भी हार्मोन्स हैं उनको हम ईच एंड एवरी डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमारा यहाँ तक हो गया था, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन तक बात हो गई थी कि ऑक्सीटोसिन और जो वैसोप्रेसिन है दोनों ही हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। आपको ये भी बताया था कि दोनों ही हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है और एक्सोनली ट्रांसपोर्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास और वहीं पे स्टोर होता है एंड रिलीज वहीं से होता है। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओके, एनसीईआरटी की लाइन देखिए, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, over secretion of growth hormone stimulate abnormal growth of body leading to zygotism, and low secretion of growth hormone result in stunted growth in pituitary dwarfism। बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन चाइल्ड के अंदर कम होता है, कहने का मतलब हाइपो सिक्रीशन हो रहा है, ध्यान देना। हाइपो सिक्रीशन जब होगा चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, यानी कि पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, राइट। अगर मैं बात करूं हाइपर सिक्रेशन की, ग्रोथ हार्मोन का जो है हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का। इसमें भी दो केस है, एक है चाइल्ड का, दूसरा है अडल्ट का। तो जो चाइल्ड के केस में अगर ओवर सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो ऑफकोर्स जाइगेंटिज्म हो जाएगा उसको, राइट, जाइगेंटिज्म हो जाएगा। और अगर हाइपर सिक्रीशन होता है किसी अडल्ट के अंदर, जो स्पेशली जो मिडल एज अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर अगर हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो उनका जो फेस का जो डिसफिगरमेंट है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, फिजियोलॉजी जो होती है, फिजियोलॉजी नहीं कह सकते आप, फिनोटाइप कह सकते हो, फिनोटाइप स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो आगे आपको पिक्चर्स में दिखाएंगे। ओके, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जब ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन निकलता है अडल्ट के अंदर, स्पेशली खास करके जो मिडिल एज के होते हैं। मिडिल एज का मतलब समझते हो? मिडिल एज का मतलब होता है नथिंग बट, आप अडल्ट को कह सकते हो 18 से लेकर 35 साल के बीच में जो होते हैं उनको हम अडल्ट कहते हैं, और जो 36 साल से 55 साल के बीच में होते हैं इनको हम कहते हैं मिडिल अडल्ट एज, मिडिल अडल्ट एज। तो इस कैटेगरी की बात हो रही है। ओके, so excess secretion of growth hormone in adults, especially in middle age, can result in severe disfigurement। देखो बताया भी गया है, फेस का जो है बहुत ही ज़्यादा डिसफिगरमेंट हो जाता है, फेस का स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाता है ना, एबनॉर्मल फेस स्ट्रक्चर कह सकते हो, और उसको हम कहते हैं एक्रोमीगली। दीज आर ऑल डिजीज़। ऊपर आपने पढ़ा जाइगेंटिज्म, साथ ही साथ आपने पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म पढ़ा, एक्रोमेगली पढ़ा, ये सारे के सारे ही डिसऑर्डर्स हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो आपका एक्रोमेगली है और जो जाइगेंटिज्म है वो ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कारण हुआ है, और जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है, जिसको आप मिडगिड भी कह सकते हो, सर्कस के बोने भी कह सकते हो, वो इसलिए वो बीमारी हुई है बिकॉज ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हुआ है चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड के अंदर कम मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बना है। और आपको पता है ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है, आप पढ़ चुके हैं। ओके, जो आपका एक्रोमेगली डिजीज है जिसमें फेस का बिल्कुल ही हुलिया बिगड़ जाता है, आप कह सकते हो फिनोटाइप स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है,
आप कह सकते हो कि जो आपका लोअर जॉ होता है, जो लोअर जॉ होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ओके, और इसकी खास बातें क्या हैं? जो एक्रोमेगली है, इस डिजीज़ को डायग्नोस करना डॉक्टर्स के द्वारा डायग्नोस करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अर्ली स्टेज में अनडिटेक्टेड ही रहता है ये, है ना, फॉर मैनी ईयर्स। और जब तक डायग्नोस कर पाते हैं, जब तक काफ़ी देर हो जाती है, सो आप कह सकते हो कि प्री मैच्योर डेथ होने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। बात करते हैं प्रोलैक्टिन की, है ना, PRL, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को हम PRL भी बोलते हैं। तो जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन बनता कहाँ है आपको पता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में बनता है। प्रोलैक्टिन जो है रेगुलेट करता है, देखिए, प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। देखिए क्या कह रहा है, पहला है मेमोरी ग्लैंड में फॉर्मेशन करता है मिल्क का, और दूसरा है उसका ग्रोथ भी करवाता है। तो आप कह सकते हो कि जो प्रोलैक्टिन होता है, जो आपका प्रोलैक्टिन होता है, जो ग्रोथ करवाता है मेमोरी ग्लैंड को। ओके, सो प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डैट इज़ वाई, इसीलिए प्रोलैक्टिन को हम मेमोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेमोट्रॉफिक हार्मोन। तो मेमोट्रॉफिक हार्मोन का मतलब ही है जो मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। मेनली कौन है? प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन इज अ मेमोट्रॉफिक हार्मोन। और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम, यानी कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है प्रोलैक्टिन। वैसे पार्टिसिपेट तो एस्ट्रोजन भी करता है, बट यहाँ प्रोलैक्टिन की बात हो रही है, तो प्रोलैक्टिन को आप कह सकते हो मेमोट्रॉफिक मेमोट्रॉफिक हार्मोन, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH की डिस्कशन करते हैं। जो आपका TSH है, ये भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। अरे भाई, इस पूरे पैरा में ही एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, ठीक है। जो आपका TSH है वो काम करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और वहाँ जाकर जो है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन को सिंथेसाइज और सिक्रीट करने का कमांड देगा। देख रहे हो, ये हार्मोन दूसरे ग्लैंड को कमांड दे रहा है कि भैया आप थायरोक्सिन बनाओ, और बना हुआ है तो उसको सिक्रीट करवाओ, ठीक है। आगे देखिए, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। आगे हम पढ़ेंगे कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उसमें दो रीजन होते हैं। एक आपका बाहर वाला रीजन होता है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, एक अंदर वाला रीजन होता है जिसको हम मेडुला कहते हैं। तो ये जो बाहर वाला रीजन है जिसको आप कॉर्टेक्स कह रहे हो, तो इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। एक बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, एक मिडल वाली लेयर होगी जिसको हम जोना फेसिकुलेटा कहेंगे, और जो सबसे इनर वाली लेयर होती है उसको हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। वो फर्दर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर उसका कोई भी रोल नहीं है। आपको बस ये समझना है कि जो ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो ACTH हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, यानी कि नेचर कैसा होगा? प्रोटीनियस नेचर होगा, राइट। और ये करता क्या है? दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर काम करता है। आप कहोगे कहाँ करता है? एड्रिनल ग्लैंड पे करता है। एड्रिनल ग्लैंड के किस पार्ट पे करता है? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स, बाहर वाले रीजन में काम करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है और वहाँ से कॉर्टिसोल निकलवाता है। कॉर्टिसोल इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन, राइट। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ही वो रीज़न होता है। हम पढ़ेंगे कि भाई ये क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अभी के लिए काफ़ी इनफ होगा। आगे देखिए, दूसरा हमारा हार्मोन है जो कि ऑफकोर्स आपने पढ़ा था, गोनाडोट्रोफिक सेल्स होते हैं, गोनाडोट्रोफिक सेल्स होते हैं ना एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो वो बना रहे थे FSH एंड LH, दो हार्मोन्स बना रहे थे, है ना। LH और FSH दोनों ही एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। अंडरलाइन वाला सेक्शन देखिए, तो जो आपका LH और FSH है करते क्या है? दो केस बनता है भाई। LH और FSH तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर बनेगा, लेकिन इनके जो काम होते हैं जाहिर सी बात है मेल के अंदर टेस्टिस पे होगा और फीमेल के अंदर ओवरी में होगा। तो ध्यान से सुनिए, फिर हम पैरा पढ़ेंगे। मेल के अंदर जो LH होता है, मेल के अंदर जो LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये काम करता है लेडिंग सेल पे, जिसको आप इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हो। 12th का चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। तो लेडिंग सेल्स पे काम कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और लेडिंग सेल्स से कहता है कि आप एंड्रोजन बनाओ, मेनली टेस्टोस्टेरोन, राइट।
एंड्रोजन इज अ मेल सेक्स हार्मोन, सो एंड्रोजन बनाओ, ठीक है। और जो आपका एफएसएच है, फॉलिकल स्टीम्युलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल स्टीम्युलेटिंग हार्मोन है वो टेस्टिस के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उन ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होती हैं, उन सर्टोली सेल्स के ऊपर कमांड भेजता है। मतलब कि एफएसएच जो है सर्टोली सेल के ऊपर काम करता है और सर्टोली सेल से कहता है कि आप इनहिबिन और स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर बनाओ, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर बनाओ, है ना, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर बनाओ। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एंड्रोजन है, जो कि कहाँ से बन रहा था, लेडिंग सेल से बन रहा था, और साथ ही साथ जो आपका एंड्रोजन है और जो आपका एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों मिल करके क्या रेगुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, जो कि आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, राइट। आगे देखिए, फीमेल में क्या होता है भाई, फीमेल के अंदर जो आपका एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो ओवरी के जो फॉलिकल्स होते हैं उनको डेवलप करने में मदद करता है, ओवरीज के फॉलिकल्स को डेवलप करने में मदद करता है। और एक बात ध्यान रखना है कि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, जो आपके डेवलपिंग फॉलिकल्स होंगे वहीं से आपके एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं, यू नो, द डेवलपिंग फॉलिकल्स सिंथेसिस एंड सिक्रीट एस्ट्रोजन हार्मोन। और अगर मैं बात करूं एलएच की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है, जो फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उसके ऊपर ये काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ओव्यूलेशन करवाता है। साथ ही साथ जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल्स है, कहने का मतलब जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, जो आपका रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स है उसको कन्वर्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू कह सकते हो, ग्लैंड कह सकते हो, क्योंकि वहाँ से बनता है सेक्स हार्मोन दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, राइट। तो अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहता है, इन फीमेल एलएच इंड्यूस ओव्यूलेशन, फीमेल के अंदर जो एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल्स एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म फ्रॉम रेमिनेंट, मतलब कि बचा हुआ जो आपका ग्राफियन फॉलिकल्स है, ओव्यूलेशन होने के बाद जाहिर सी बात है वो ग्राफियन फॉलिकल्स बच गया, उसको वो कन्वर्ट कर देता है किस में, ऑफ कोर्स कन्वर्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम में, राइट। आगे देखिए, ये कुछ फिगर्स हैं, ये जो आप देख रहे हो ये वाला फोटोज़, इसमें जो है ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हुआ है, इसलिए देख सकते हो आप डिसफिगरमेंट इन फेस हो गया है। और इसमें जो है ग्रोथ हार्मोन का भी सिक्रेशन ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये चाइल्ड के अंदर हुआ है ना, ये चाइल्ड के अंदर हुआ है, राइट। तो दोनों का अलग अलग मैंने टर्म यूज़ किया था, इसके लिए मैंने यूज़ किया था, हमने इसके लिए यूज़ किया था, बोलिए जाइगेंटिज्म, यस जाइगेंटिज्म यूज़ किया था, और इस वाले केस में हमने यूज़ किया था एक्रोमेगली। दोनों केस में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा था, ओके। और ये आपने सर्कस के बोने मीन्स आप कह सकते हो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, यस, लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन काफ़ी कम हुआ है जिसके कारण ग्रोथ नहीं हुई है, बोन्स कार्टिलेज टिश्यूज ग्रोथ नहीं कर पाया है। हाँ, एक चीज़ आपने पढ़ा होगा एक पैरा में, मीन्स यू कैन से द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम वाले पार्ट में लिखा हुआ था कि कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स, लीवर, किडनी, हार्ट्स जो है वो भी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं, जो क्या करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। उसी का मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं, ये स्टमक का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है। स्टमक के क्रॉस सेक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड, और यहाँ पे अलग अलग तरह के सेल्स हैं, चीफ सेल है, पाराइटल सेल है, आपको यहाँ पे जी सेल भी मिलेगा देखने को, राइट, जी सेल। ये जी सेल करता क्या है, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, बहुत ही फेमस हार्मोन है, उसका नाम है सिक्रेटीन, उसका नाम है सिक्रेटीन, सिक्रेटीन है, गैस्ट्रिन है, अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रिएट करता है। उसके अलावा ना केवल इसमें, बल्कि मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपको पेनेंथ सेल देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भी हार्मोन्स सिक्रीट होता है। तो इससे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि भाई इंटरस्टिशियल यानी कि जो आपके गट्स होते हैं ना, वहाँ पर भी हार्मोन सिक्रीट होता है जो कंट्रोल करता है कि भाई कितने मात्रा में गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना है।
ये डायग्राम आपको याद होगा, यहाँ पे ये दिस कैविटी इज कॉल्ड सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, राइट। ये डिस्कशन हो गया था। बात कर रहे थे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। आपको बताया था कि जो FSH होता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल, जैसे कि बताया था। और आपको पता है कि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं वहीं से एस्ट्रोजन बनता है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि जो एस्ट्रोजन है वो बनाता कौन है। कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ऑफ कोर्स ओव्यूलेशन के बाद ही बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। और जो आपके डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स, वो जो डेवलपिंग फॉलिकल्स, जो फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, वो बनाएगा आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। इस बात को दिमाग में रखना है। आगे देखिए MSH, हाँ इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्स इंटरमीडिया वाला रीजन था, है ना, MSH, वो केवल एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेलानिन कंटेनिंग जो सेल्स होती हैं, मेलानिन पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स के ऊपर काम करती है, जो कि ऑफ कोर्स मनुष्य में देखने को नहीं मिलता है। ह्यूमन के अंदर जो है ये वेस्टिजियल होता है, मतलब कोई रोल देखने को नहीं मिलता है। आमतौर पे गिरगिट जो हैं अपना रंग बदल लेती हैं, तो उनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है जानवरों में, बट ह्यूमन के अंदर कोई रोल नहीं है। एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, हाँ रेगुलेट तो करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन बिल्कुल, बट ऑफ कोर्स ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल है, मैं बार बार कह रहा हूँ वेस्टिजियल है। ओके, आगे देखिए। अब बात करेंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, उसको हम ध्यान से देखने वाले हैं। देखिए ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ अवर बॉडी एंड स्टीम्यूलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, और क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को स्टीम्यूलेट करता है ना। देयर कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल, अगर मैं फीमेल की बात करूं, इट स्टीम्यूलेट अ वाइग्रस, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। इट्स वेरी सिंपल, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइन, लिसन। जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है वो स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करता है, स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करता है। जो आपका यूट्रस है ना, जिसको हम गर्भ भी कहते हैं, वॉम भी कहते हैं, तो यूट्रस की जो वॉल होती है ना, वो 3 भाग में बटी होती है, राइट। मैं एक यूट्रस ड्रॉ ही कर देता हूँ। दिस इज योर यूट्रस लाइक दिस। तो यूट्रस की जो 3 लेयर होती है, इसमें अंदर वाले को हम कहते हैं अंदर वाले को कहते हैं एंडोमेट्रियम, बाहर वाले को कहते हैं पेरीमेट्रियम, और बीच वाले को कहते हैं मायोमेट्रियम। तो जो बीच वाली लेयर है इसको हम कहते हैं मायो, दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है वो यूट्रस के मायोमेट्रियम की जो स्मूथ मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ऑफ कोर्स ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। और मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जब बच्चा निपल्स को सक करता है तो वहाँ से मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन होता है। मीन्स आप कह सकते हो कि मेमरी ग्लैंड पे भी ऑक्सीटोसिन काम करता है, बिकॉज देर इज समथिंग सम स्मूथ मसल्स ओवर देयर। So we should look further. We have another hypothalamic hormone, that is vasopressin, or you can say anti-diuretic hormone, right। करता क्या है ये, जो आपका किडनी होता है, किडनी से वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ताकि वाटर लॉस ना हो। जाहिर सी बात है, अगर बॉडी में वाटर लॉस होगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा। अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस मींस ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट इज अकरिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म, उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस होने के चांसेस हैं। तो अल्टीमेटली करता क्या है वैसोप्रेसिन, देखिए वैसोप्रेसिन एक्ट mainly at the kidney and stimulate the reabsorption of water and electrolytes by distal tubules and thereby reduce the loss of water through urine and hence called antidiuretic hormone। वाटर लॉस को बचाता है। यहाँ पे एक टर्म्स लिखी गई है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं डायूरेसिस। लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन इज कॉल्ड डायूरेसिस। और अगर मैं लॉस ऑफ वाटर मतलब पेशाब के थ्रू जो पानी का नुकसान हो रहा है, अगर मैं उसको रोक लूँ
अगर मैं उसको रोक लूँ तो उसको हम कहते हैं, रोकने को हम कहते हैं एंटी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंटी डायूरेटिक। एंटी का मतलब होता है उसके विरुद्ध, है ना, पानी को लॉस करने से रोक रहा है, मतलब कि एंटी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन मैं कह सकता हूँ किसको, वैसोप्रेसिन को। वैसोप्रेसिन को आप कह सकते हो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। अच्छा, इसमें दो केस बनते हैं। पहला तो ये है कि अगर एडीएच की मात्रा कम हो जाए, अगर एडीएच का जो सिक्रीशन है वो कम हो, कहने का मतलब है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वहाँ से इसका सिक्रीशन ही नहीं हो रहा, मान लो, है ना, रिड्यूस हो गया, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एडीएच है उसकी मात्रा कम हो गई, तो क्या होगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगा। क्योंकि भाई उस केस में क्या होगा, जब एडीएच निकल ही नहीं रहा तो किडनी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो पानी जो है उसका नुकसान होगा, पानी जो है बॉडी से बाहर आएगी यूरिन के थ्रू, यानी कि जब ऐसा होगा तो लॉस ऑफ वाटर होगा आपकी बॉडी से, और साथ ही साथ आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, और साथ ही साथ आपको इंटेंस थ्रस्ट, बहुत ही तगड़ा वाला प्यास लगेगा, ऑफकोर्स तगड़ा वाला प्यास लगेगा। तो इसी को हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कि आप कह सकते हो सिंपल भाषा में झूठा झूठा डायबिटीज़ कह सकते हो, डायबिटीज़ इंसिपिडस को। सो एन इम्पेयरमेंट affecting synthesis और release of ADH result in diminished ability, मतलब कि जो किडनी की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, डिमिनिस्ड मतलब कम हो जाना, डिमिनिस्ड एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर, है ना, वाटर को कंजर्व करने का काम था उसका, लीडिंग टू वाटर लॉस, जिसके कारण वाटर लॉस होता है, एंड डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि एडीएच की मात्रा कम हो चुकी है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। आई होप देयर इज़ नो डाउट अंटिल। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे पीनल ग्लैंड्स के बारे में। पीनल ग्लैंड्स की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकेशन क्या है, लोकेशन के बाद उसकी एनाटॉमी देखेंगे, एनाटॉमी के बाद उसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसके फंक्शंस को। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफकोर्स इसका फर्स्ट लाइन पढ़ूंगा एनसीईआरटी का, उसके बाद मैं उसका लोकेशन दिखाने वाला हूँ डायग्राम के थ्रू। तो द पीनल ग्लैंड इज़ लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में होता है। डोर्सल साइड का मतलब होता है बैक साइड, आपका जो पीठ है वो डोर्सल है, आपका जो चेस्ट वाला साइड है उसको वेंट्रल हम कहते हैं, चेस्ट वाले साइड को वेंट्रल, बैक साइड को हम कहते हैं डोर्सल। तो अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं। एक बात और कि जो पीनल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, पीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है हार्मोन जिसको हम कहते हैं मेलेटोनिन, जिसको हम कहते हैं मेलेटोनिन, जो कि 24 आवर, मतलब कि जो सर्केडियन रिदम होता है, स्लीप वेक साइकिल होता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। इस डायग्राम आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर देयर इज़ अ, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं और जूम करता हूँ तो मैं एक कलर ले लेता हूँ, येलो इज़ गुड। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ योर पिट्यूटरी, राइट, एंड ये आपका हाइपोथैलेमस वाला रीजन है, और ये है आपका पीनल ग्लैंड, इसी को हमने लार्ज करके रखा है, ये आपका पीनल ग्लैंड हो गया। आप जूम आउट करके देखिए, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आपका हाइपोथैलेमस है, और थैलेमस, हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है थैलेमस, और उसके ऊपर होता है एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस के ऊपर जो है आपका ये पीनल ग्लैंड लोकेटेड है। आप देख सकते हैं लिटरली ये बैक साइड पर है पीनल ग्लैंड, दैट इज़ वाई पीनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड, और ये जो है फोर ब्रेन का पार्ट है, बिकॉज आपको पता है पूरा का पूरा जो डायंसेफिलॉन स्ट्रक्चर है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, राइट। इसके आप हिस्टोलॉजी देखिए, ये आपका रियल पिक्चर है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका कॉर्प, दिस इज़ योर पीनल ग्लैंड, राइट, एंड दिस इज योर सेरेबेलम। सो ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। चलिए बात करते हैं थ्योरी की। जो आपका पीनल ग्लैंड है वो करता क्या है, उसके फंक्शंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो दे सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन, जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, और मेलाटोनिन प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायरोनल रिदम, जिसको हम सर्केडियन साइकिल भी कहते हैं, सर्केडियन साइकिल भी कहते हैं ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल
ये मदद करता है, इट हेल्प टू मेंटेन द नॉर्मल रिदम ऑफ आवर स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर. In addition, melatonin also influence metabolism, pigmentation, the menstrual cycle as well as our defense capability. एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं. जो सबसे मेन फंक्शन है मेलाटोनिन का वो है सर्केडियन साइकिल, मीन्स 24 घंटे में जो भी आप सोते हो जागते हो उसको कंट्रोल करना. लेट सपोज कि आप 5-6 दिन से रात को सो नहीं रहे हो, रात पर फ़ोन चला रहे हो, तो इससे क्या होगा कि जाहिर सी बात है जो मेलाटोनिन है वो प्रॉपर तरीके से सिक्रीट नहीं होगा, क्योंकि डार्क में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ जाता है और लाइट में मेलाटोनिन का लेवल जो है वो घट जाता है. राइट. सो जाहिर सी बात है आपका जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो भी थोड़ा वीक हो जाएगा ऐसा करने से. और वो वीक होगा तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी अल्टर होता है, क्योंकि आपको पता है रात में, यानी कि रात में जो बॉडी टेम्परेचर होता है बॉडी का वो घट जाता है एज़ कम्पेयर टू डे. क्योंकि डे में क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस काफ़ी तगड़ा वाला होता है, डाइजेशन का प्रोसेस, ब्रीथिंग, आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, तो बॉडी टेम्परेचर डे के टाइम हमेशा ज़्यादा होती है. बात करते हैं पिगमेंटेशन में क्या रोल है. हाँ, जब आप रात भर सोते हो, सुबह उठते हो, तो आप अपने स्किन को देख सकते हो, पेल कलर देखने को मिलता है, हल्का पीलापन आपके फेस पे दिखेगा, दैट इज़ अ पिगमेंटेशन. मीन आप कह सकते हो कि जो मेलाटोनिन है वो लाइट पिगमेंटेशन करता है आपके स्किन के ऊपर, है ना. देर इज़ नो मोर थ्योरी इन NCERT, दिस इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड वॉट दीज आर थिंग्स. उसके बाद हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की. तो थायराइड ग्लैंड की पहले हम स्टार्ट करेंगे NCERT से, फिर मैं आपको दिखाऊंगा उसकी हिस्टोलॉजी, साथ ही साथ उसकी एनाटॉमी, और साथ ही साथ कौन कौन से सेल्स क्या बनाते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. सो डैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट वी शुड फोकस ऑन द NCERT. तो NCERT क्या कहता है? NCERT कहता है सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की लोकेशन. तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि जो थायराइड ग्लैंड है वो 2 लोब से मिलकर बना हुआ है और लोकेटेड है ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया. राइट. ट्रैकिया के दोनों साइड लोकेटेड है आपका थायराइड ग्लैंड, एंड दोनों ही जो लोब्स हैं थायराइड ग्लैंड के वो अटैच्ड हैं इस कनेक्टिव टिश्यूज़ को, जिसको हम कहते हैं इस्थमस, है ना. थीन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दोनों दोनों थायराइड ग्लैंड्स के जो लोब्स होते हैं उनको कनेक्ट करके रखता है. वो काम किसका है? थीन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड इस्थमस. राइट. सो लोकेशन की बात करते हैं तो पता लग गया आपको थायराइड ग्लैंड के जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो ट्रैकिया के इधर साइड पे होता है. सो द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स. हाँ, थायराइड ग्लैंड जो है 2 लोब से मिलकर बना हुआ है, जो कि आपस में कनेक्टेड है, विच आर इंटरकनेक्टेड, है ना, विद द हेल्प ऑफ थीन विच आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ थीन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम इस्थमस कहते हैं. और साथ ही साथ लोकेशन आप ऊपर पढ़ सकते हो, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया. ट्रैकिया के दोनों साइड लोकेटेड होते हैं. राइट. और जो आपके थायराइड ग्लैंड होते हैं कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज. NCERT में केवल जिक्र होता है स्ट्रोमल टिश्यू एंड फॉलिकल्स. मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा, हिस्टोलॉजी दिखाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच. सो द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू. और प्रत्येक जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं वो फॉलिकुलर सेल से मिलकर बने होते हैं, और उसके अंदर एक कैविटी होती है जहाँ पर थायरोग्लोब्युलिन होता है. अभी थायरोग्लोब्युलिन क्या है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. जस्ट लुक एट दिस. और ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसिस 2 हार्मोन्स को बनाती हैं. पहले का नाम है T4, जिसको आप कह सकते हो टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसको आप थायरोक्सिन भी कह सकते हो, क्योंकि 80% तो यही बनता है. और साथ ही साथ ट्राई आइडोथायरोनिन. दूसरा हार्मोन कौन सा है? T3 है. बनाता कौन है? बनाता है आपका फॉलिकुलर सेल. ओके. आगे जो है डेफिशिएंसी डिजीज़ है हाइपोथायरॉयडिज्म. भाई थायराइड लेवल अगर कम हो जाए तब क्या होगा? हाइपर हो जाए, वो बात की बात है. डिजीज़ को डिस्कस करने से पहले हमारा जो स्ट्रोमल टिश्यू, फॉलिकल्स, फॉलिकुलर सेल्स, है ना, और जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, T3 एंड T4. उसके ऊपर पहले डिस्कशन किया जाए, सुपर कंसेप्ट को सीखा जाए. तो सुपर कंसेप्ट को सीखने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ.
फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने एक थायराइड ग्लैंड का एक क्रॉस सेक्शन लिया। ये जो आपका ग्रीन वाला एरिया है, जो ग्रीन वाला एरिया है, सो दीज आर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं, और जाहिर सी बात है क्यूबॉइडल शेप के सेल से मिलकर बने होंगे। तो इस पूरे सर्कल को हम कहते हैं फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर क्या है, इनक्लोज्ड कैविटी है, ठीक है, जिसके अंदर थायरोग्लोबुलिन होता है, थायरोग्लोबुलिन। एंड यहाँ पर आपको देख सकते हैं थायरोग्लोबुलिन है, जो कि कोलोइडल फॉर्म होता है, आप कह सकते हो कि स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का मतलब है थायराइड का जो हार्मोन है, थायरोक्सिन, है ना। स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन इज थायरोग्लोबुलिन। यहाँ पे आप ब्लड वेसल देख सकते हैं स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल कलर की जो सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। दैट इज कॉल्ड पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, जो कि सिक्रीट करता है प्रोटीन हार्मोन जिसका नाम है ऑफ कोर्स थायरोकैल्सिटोनिन, TCT, जो करता क्या है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। सो ये आपकी हो गई हिस्टोलॉजी। अब हम ये देखते हैं कि भैया थायरोसिन है क्या। What is thyroxine? Thyroxine is nothing but a iodinated form of tyrosine amino acid. These types of question asked in, of course, entrance exam में पूछा जाता है। So thyroxine is nothing but the iodinated form है टायरोसिन अमीनो एसिड का, देख सकते हैं आप। पिट्यूटरी से कमांड जाएगा TSH के पास, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के पास। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फॉलिकल सेल के पास जाएगा, तो वहाँ पे होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर के साथ आपका TSH बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद आयोडीन की परमिबिलिटी चली जाती है, तो आयोडीन जो है सेल के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद जो आपका थायरोग्लोबुलिन था, उसके पास जाकर जहाँ जहाँ उस प्रोटीनियस चेन के अंदर आपका टायरोसिन अमीनो एसिड है, वहाँ पर आयोडीन बाइंड हो जाता है। 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा आयोडो, और आपस में ये ब्रेक होकर कंबाइन हो जाते हैं। अगर डाई डाई कंबाइन होता है तो टेट्रा बनेगा, डाई और मोनो कंबाइन होते हैं तो ट्राई बनेगा। उसके बाद एंडोसाइटोसिस होता है थायरोग्लोबुलिन का, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइसोसोम। ऑफ कोर्स फॉलिकुलर सेल्स है तो जाहिर सी बात है लाइसोसोम, जो कि सेल ऑर्गेनल्स है, जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो क्या करेगा, इनको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, और T3 और T4 के फॉर्म में इसको ग्लोबुलिन्स को बाहर निकालेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो T4 का मात्रा होता है 80% होता है, और T3 का जो मात्रा है वो 20% है। लेकिन जो T4 है वो लीवर में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है, एक आयोडीन रिमूव होकर। और जो आपका T3 है वो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है थायरोक्सिन का। T3 इज़ द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, इस बात को भी आपको याद रखना है। आप आई होप कि आपको ये फ्लो डायग्राम समझ में आया होगा। और अब जो है हम डिजीज़ पे जाते हैं। जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है उसमें हम डिफरेंट केसेस को हम डिस्कस करेंगे, ओके। जिसमें से सबसे पहला है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब कि क्या होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या होगा मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन योर डाइट, आपके डाइट में आयोडीन की कमी है, राइट। सो आयोडीन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, जैसे कि बताया गया है। इन थायराइड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर इसकी कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है आपके डाइट में, रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा आपको, एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड जो है इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बच्चों का प्रश्न होता है कि ये इनलार्ज क्यों हुआ, जब कम मात्रा में आपका थायराइड हार्मोन बन रहा है तो भाई इनलार्ज होने की क्या ज़रूरत है। तो थायराइड ग्लैंड इसलिए इनलार्ज होता है इस उम्मीद में कि बड़ा होने से, अपना साइज़ बढ़ा लेने से ज़्यादा मात्रा में थायराइड ग्लैंड की हम पूर्ति कर सकें। दैट इज़ वाई एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स हैपन, राइट। जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड सिंपल गॉइटर कहते हैं, जिनको हम गॉइटर कहते हैं, राइट। यानी कि आप कह सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन योर डाइट लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म एंड द डिजीज इज कॉल्ड सिंपल गॉइटर। अगर यही हाइपोथायरॉयडिज्म, कहने का अर्थ है जो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब लो सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन और थायराइड हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो आपका डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग जो बेबी है, उसमें प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगा, मैचुरेशन नहीं होगा, डीफ म्यूटिज्म, वो बोल नहीं पाएगा, गूंगा होगा,
बहरा होगा, इस तरीके से परेशानियां देखने को मिलती है। आईक्यू जो है वो भी कम होता है, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो जाता है, राइट, मेंटल रिटार्डेड होगा, सेक्सुअली रिटार्डेड होगा, तो है ना। तो इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं इनको हम कहते हैं क्रिटिनिज्म, इनको हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। तो इस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, थायराइड लेवल कम है, राइट। इसलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान नारियल का पानी पीना चाहिए, बिकॉज द कोकोनट वाटर इज़ द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन की पूर्ति करने में बेहतरीन है, राइट। अगर नमक खा रहे हो तो वाइट नमक से कुछ नहीं होने वाला, वाइट नमक इज़ नॉट हेल्पफुल, राइट। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं अडल्ट वुमेन के अंदर क्या होगा। अगर अडल्ट वुमेन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, मतलब कि थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है, हाइपो सिक्रीशन हो रहा है, तो उनके अंदर जो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिल सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की, मतलब कि क्या होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्यों है? ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। उसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ सिंथेसिस होता है और जो सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का, वो बहुत ही बढ़ जाता है, एबनॉर्मली हाई लेवल पे पहुंच जाता है, लीडिंग टू कंडीशन, जिसके कारण एक कंडीशन पैदा होती है जिसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही एडवर्सली हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी के ऊपर अफेक्ट अपना डालता है। उसी का हमने एक फॉर्म लिया है एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, जिसको आप ग्रेव डिजीज़ भी कहते हो, या तो आप ग्रेव डिजीज़ कह लो या एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर कह लो, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है, जो आई बॉल्स होती है वो बाहर आ जाती हैं, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स। उसके अलावा इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ता है तो जाहिर सी बात है, जो भी आप खाते हो फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको स्टोर करते हो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, बट वो हीट के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाती है और आपके शरीर में नहीं लगता। इसी कारण वेट लॉस होता है ना, डैट इज़ वाई वेट लॉस। सो इसको आप एक्सोथैलेमिक गॉइटर कह सकते हो या ग्रेव डिजीज़ कहते हो, कुछ भी कह सकते हो। साथ ही साथ अब बात करते हैं फंक्शन क्या है थायराइड हार्मोन जो है, यानी कि जो थायरोक्सिन है ना, उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर। सो द थायराइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपने देखा होगा ऐसे पेशेंट्स जिनका जो थायराइड लेवल है वो कम रहता है ना, आमतौर पे कम रहता है या हाई रहता है, तो जिनका थायराइड लेवल कम रहता है उनकी फैट का डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो मोटे हो जाते हैं या मोटी हो जाती हैं। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो गया। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो जो भी आपने खाना खाया है, जो भी आपने खाया है वो स्टोर फॉर्म में रहेगा, वो हीट के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा। मीन्स कहीं ना कहीं जो थायराइड हार्मोन है वो आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को भी इन्फ्लुएंस करता है, राइट। साथ ही साथ ये जो थायराइड हार्मोन है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, और साथ ही साथ सपोर्ट करता है रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को भी प्रभावित करता है थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है प्रोटीन हार्मोन। हाँ, इसके बारे में हमने जिक्र किया था, पैराफॉलिकुलर सेल्स, याद कीजिए पीछे। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीनियस हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, जो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। आमतौर पे ये ब्लड कैल्शियम लेवल को घटा देता है ना, ब्लड कैल्शियम लेवल को घटा देता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को घटा देता है, इसलिए हम इसको हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है ये इसका अपोजिट काम करता है, मतलब एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, पीटीएच, है ना। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो जितने भी फर्दर्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, थाइमस है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, उसको डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। कीप लर्निंग।